अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर को डिफाइन करेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे और इसके साथ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 8। तो एवोगाड्रोस नंबर हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स की तादाद है, वो पार्टिकल की तादाद जो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में पाई जाती है। जैसे हम कहते हैं ना दर्जन, एक दर्जन में कितनी चीजें होती है? 12 चीजें होती है। इसी तरह एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की तादाद को बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या है, लिखते हैं इसको। नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in 1 mole of the substance। क्लियर है? मैंने यहाँ पे इसको फर्दर इलेबोरेट भी करता हूं। अभी तक क्या लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो उसका 1 मोल होना चाहिए बस। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब या तो एटम्स की बात करेंगे, 1 बाय 1 देखते भी हैं इनको, तमाम केसेस को। एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयन्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब जो सब्सटेंस है वो भी कैसा हो सकता है? या तो सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट हो सकता है सब्सटेंस, या तो वो हो सकता है कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, तो या वो आयनिक कंपाउंड हो सकता है या आयनिक स्पीशीज हो सकती है। तो बात की समझ आई है? हम 3 तरह के केसेस हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज पीछे क्या है कि 1 मोल होना चाहिए उस चीज का, उस सब्सटेंस का 1 मोल होगा तो उसमें जो पार्टिकल्स के साथ। अब इसकी वैल्यू कितने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इट विल ऑलवेज कंटेन, ये हमेशा इसमें पार्टिकल्स की तादाद होगी 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मैंने जनरल टर्म इस्तेमाल किया सब्सटेंस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी जनरल टर्म इस्तेमाल की है पार्टिकल्स की। जब हम सब्सटेंस को स्पेसिफिक कर देंगे, सब फर्ज करें एलिमेंट कर देंगे, तो फिर हमें उसमें से भी एक स्पेशल चूज करना पड़ेगा। अगर कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे तो फिर भी मतलब स्पेसिफिक करते जाएंगे 1 बाय 1 इसके बाद, तो फिर देखते हैं आगे। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स है। ये जो पार्टिकल्स की तादाद है इसको बोलते हैं, ये क्या है? एवोगाड्रोस नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड, डिनोटेड, या इसको कहते हैं डिनोट करना। इट इज डिनोटेड बाय NA। इसको NA से डिनोट किया जाता है। N भी कैपिटल लिखना है और A भी कैपिटल लिखना है, लेकिन A को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, थोड़ा सा नीचे करके लिखना है आपने थोड़ा सा इसको। अब हम जरा पार्टिकल्स जो हैं उनको देखते हैं, एटम कब होते हैं, मॉलिक्यूल कब होते हैं, आयन कब होते हैं, और सब्सटेंस जो है उसकी बुनियाद पे। अब हम फर्ज करते हैं हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट है। तो अगर एलिमेंट जो है वो 1 मोल एलिमेंट हो तो अब हम उसमें बात करेंगे एटम्स की, कि 1 मोल एलिमेंट में जितने एटम्स होंगे उसको हम बोलेंगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है? अगर पार्टिकल एटम तब होंगे जब आपका सब्सटेंस क्या होगा? एलिमेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एलिमेंट जो एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। number of atoms present in
1 मोल ऑफ एलिमेंट। जैसे मैं कहता हूं हम 1 मोल ले लेते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स का 1 मोल लें तो उसमें कितने एटम्स होंगे, क्योंकि यहां पे मेंशन क्या कर दिया 1 मोल, तो उसमें होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। और 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मास होता है, मास वैसे मैं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है तो वो मैं आपको साथ बता दूंगा, लेकिन बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ तक है, एटम्स तक है। लेकिन यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो मैं बताने के लिए इसलिए मैथ्स भी साथ लिख लिए, और ये आपको वैसे पता है क्योंकि मोल वाला टॉपिक आपने पढ़ लिया हुआ है, मोलर मैथ्स आपको पता है। इसी तरह फर्ज करते हैं हम सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम अगर आप देखें तो उसमें कितने होंगे, जिस मर्जी एलिमेंट का है, लेकिन 1 मोल है अगर तो उसमें आप बात करोगे एलिमेंट्स की, सॉरी एटम्स की। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसका मैस कितना है, 1 मोल सोडियम का मैस होता है 23 ग्राम। अगर आप बात करो 1 मोल ऑफ कार्बन तो उसमें होगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, और उसका मैस होगा 12 ग्राम। अब यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि एक्सरसाइज में भी बने हुए हैं, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं कि मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम का भी चलिए लिख लें, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है कि सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एटम से 23 गुना वजनी है। 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो भी साफ जाहिर है सोडियम के एक एटम का मैस अगर आप देखें ना, एक एटम का मैस 23 AMU है, जबकि हाइड्रोजन के एक एटम का मैस कितना होता है 1.008 AMU। ये मैंने लिखा है इतने एटम्स का मैस ग्राम में होता है, मैं इतने एटम्स की मैस की बात नहीं कर रहा, मैं उस क्वेश्चन की और उस क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर रहा हूं, उसके आंसर। एक एटम हाइड्रोजन का है तो उसका मैस है 1.008 AMU। सोडियम के एक एटम का मैस होता है 23 AMU। तो आपसे पूछता है कि जो सोडियम का एक एटम है वो 23 टाइम्स हैवी और उससे 23 गुना वजनी है हाइड्रोजन से, तो साफ जाहिर है क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो, सॉरी, जो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 AMU है, जबकि हाइड्रोजन का 1 AMU है। अगर आप उसका कंपैरिजन निकालें तो कंपैरिजन आपके सामने है कि वो 23 है, वो 1 है, तो साफ जाहिर है कि ये 23 टाइम्स हैवियर है। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन के साथ क्वेश्चन में कंपैरिजन देता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में 1 मोल है तो कितने एटम्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 और इसका मैस होता है 24 ग्राम। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन। मतलब मैग्नीशियम का एक एटम का वजन अगर 2 है तो कार्बन का एक एटम का वजन 1 होगा। अगर उसका 1 ग्राम है तो मैग्नीशियम का 2 ग्राम होगा, तो वो आपस में क्या होंगे, एक एक एटम, मतलब उनके इक्वल होंगे। तो मैग्नीशियम एटम, ये भी उस वहां पे बना हुआ है, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन। तो देखें मैग्नीशियम के एक एटम का मैस होता है 24 AMU, जबकि कार्बन के एक एटम का मैस होता है 12 AMU। कितना होता है इसका 12 AMU और इसका कितना है 24 AMU। तो रेशियो निकाल लें आप मैग्नीशियम और कार्बन की, 24, इसका मैस कितना है 12। अब अगर आप इसको डिवाइड करें 12 पे तो 2:1 आती है। तो मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन। क्लियर है? तो ये इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। इसके बाद आता है कि अगर हमारे पास सब्सटेंस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो कंपाउंड हो, एलिमेंट ना हो, फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे उसको ये जो सब्सटेंस है, सॉरी एवोगाड्रोस नंबर जो है उसको किस तरह से हम जो है ना वो डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
अब एलिमेंट हमारे पास हो, सॉरी जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड, कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो इसमें इसको हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ, अब हम बात करेंगे एटम्स की नहीं, अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। कंपाउंड के अंदर बेसिकली जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का 1 मोल होगा तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें इसको समझने की जरूरत है क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है। मॉलिक्यूल इतने तो एटम्स, अगर इसमें एटम की बात पूछ ले तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाता ना। मैं पहले एग्जांपल लिख लूं फिर आपको बताता हूँ कि क्या मसला होता है इसमें। कंपाउंड लेना है, जैसे 1 मोल ऑफ H2O, H2 का 1 मोल है तो इसमें कितने होंगे, 1 मोल है ना। तो जहां पे भी 1 मोल आपको नजर आए, जैसे आप दर्जन आता है ना आपके सामने, तो आपको फौरन पता चल जाता है, 1 डजन फौरन आपको पता चल जाता है कि उसमें 12 जो है वो 12 चीजें होगी। तो इसी तरह आपको ये भी फौरन पता चल जाना चाहिए। 1 मोल है तो 1 मोल कंपाउंड है अगर, तो इसमें आपने कहना है कि इसमें 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब वाटर के 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम, जबकि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 1 मोल है इसका, ये कंपाउंड है ना, तो इसमें क्या होंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसके 1 मोल का मास, मोलर मास निकालना आना चाहिए आपको फार्मूले में। जितने भी एटम्स हैं सबका मास जमा कर ले। कार्बन 1 एटम का मास होता है 12, 6 है तो 12 6 बार 72। इसी तरह हाइड्रोजन 12 है, 1 का मास होता है 1 और 12 का कितना होगा 12। इसी तरह सबको जब आप टोटल करेंगे तो इसमें कितना मास आता है 180, वो पिछले टॉपिक में भी अब मैंने आपको बताया था। इसी तरह 1 मोल ऑफ सुक्रोज C12H22O11 सुक्रोज 1 मोल है तो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और इसका मास होता है 342 ग्राम, ठीक है। तो जब बात हो कंपाउंड की तो उसमें फौरन से जो पार्टिकल्स की तादाद होती है 1 मोल में तो वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां से अब क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सरसाइज का उसमें बना हुआ है कि 18 ग्राम वाटर, 180 ग्राम ग्लूकोज और 342 ग्राम जो इसका है सुक्रोज का मैस, इसका 18 ग्राम है, इसका 180 ग्राम है, इसका 342 ग्राम है, लेकिन सब में मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है। तो भाई हम कैसे इसका आंसर कर सकते हैं? नो डाउट कि वाटर जो है वो है 18 ग्राम, नो डाउट के ग्लूकोज 180 ग्राम है, नो डाउट के सुक्रोज 342 ग्राम है। हमने मास को नहीं देखना, इनके मैसेज को नहीं देखना, इनके ये जितने मैस हैं ये 1 मोल के मैस हैं। 18 ग्राम 1 मोल है, 180 ग्राम ग्लूकोज का 1 मोल है, सुक्रोज का 1 मोल है। तो जब भी किसी भी 2 सब्सटेंसेस के मोल की तादाद बराबर होती है तो उसमें जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी भी क्या होगी? इक्वल। एवोगैड्रो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो 18 ग्राम और 180 और इनमें पार्टिकल्स की तादाद, मॉलिक्यूल की तादाद सेम क्यों है? क्योंकि इनके मोल्स की तादाद सेम है। तो जब मोल की तादाद सेम हो तो उनमें मॉलिक्यूल की तादाद भी क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है? इसके साथ हम जरा ये भी देख लें कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे। आपने एलिमेंट और कंपाउंड का जिक्र किए, इनका पहले देख लेते हैं कि एक आयन के रिलेटेड रहेगी चीज, तो वो बाद में देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। इसको देखिए, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं तो बहुत आसान काम है।
आप किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, मोल को मल्टीप्लाई कर देना है आपने एवोगैड्रोस नंबर से। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, तो आपने क्या करना है, मोल्स, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ। अगर अब आपसे पूछा जाए ना इसमें कितने पार्टिकल्स है, कितने एटम्स है इसमें, आपने फौरन से मोल निकाल लेने और मोल निकलते ही आप जो है उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना। जबकि इस मोल, अगर आपके पास डायरेक्टली मोल नहीं है, मोल क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस इनटू, तो ऐसे इस तरह भी कर सकते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, जो कि हमें पता है मैस ओवर मोलर मैस ये मोल ही है। तो मोल्स को मल्टीप्लाई किसे कर देना है, एवोगैड्रो से। मोल डायरेक्ट फाइंड करके या उनकी जो वैल्यूज अलग अलग है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो वो भी यही होगा, जस्ट यहाँ पे मोलर मैस ऑफ एलिमेंट, मैस ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, जस्ट ये फर्क है, एलिमेंट का मैस, और यहाँ पे क्योंकि ये कंपाउंड है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड, तो ये हो जाएगा मैस ऑफ कंपाउंड ओवर मॉलिक्यूलर मैस, मतलब एक मोल का मैस, तो मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड अगर आपने करने हैं, एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, मोल को ज़रूब दे देनी है आपने एवोगैड्रो से। कंपाउंड में मॉलिक्यूल की तादाद होती है, तो मोल्स फाइंड करके उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक और भी चीज होती है, एक आयनिक कंपाउंड भी होता है, उसमें आइंस भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पहले था एलिमेंट, कंपाउंड, अगर आपके पास आ जाता है कोई आयनिक कंपाउंड या कोई आयनिक स्पीशी आ जाती है, तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद को किस तरह से डिफाइन करेंगे आप। तो आप लिख सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं एलिमेंट कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड या आयनिक स्पीशी, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ आयनिक स्पीशी। ठीक है, मतलब उस आयनिक कंपाउंड है आपका, उसमें कितने आयंस मौजूद हैं, उसमें कितने फार्मूला यूनिट्स हैं। आयनिक कंपाउंड भी होता है, आयनिक स्पीशी है, आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। चलिए उनको अलग से लिख लेते हैं। ये मैं बात करूं जस्ट आयंस की, जैसे मैं कहता हूं हमारे पास आयन आ जाता है SO4-2, तो इसका अगर 1 मोल हो, तो किसी भी चीज का 1 मोल हो तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब ये आयन है तो पार्टिकल्स की जगह आयंस लिख देंगे, तो इसमें होंगे 6.02 × 10⁻23 आयंस। आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करते, ना आयंस की, बल्कि आयंस ही होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं फार्मूला यूनिट्स की। जैसे NaCl, ये इसका मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ये फार्मूला यूनिट नाम देते हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इस तरह से आपने अगर इसका भी फाइंड करना है, आपने मोल्स फाइंड करने हैं, तो उसी तरह मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस, मतलब जो मोलर 1 मोल का जो मैस होगा उसे डिवाइड करके मोल निकाल के किसी भी चीज को जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से, और आपका क्या आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। आयंस हैं, आयंस आ जाएंगे, फार्मूला यूनिट्स तो वो भी फाइंड हो जाते हैं। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं, ताकि मजीद जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे क्लियर हो। एग्जाम्पल नंबर 8, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। मैस ऑफ आइस हमें दिया हुआ है, आइस मतलब वाटर ही है, ये H2O 10 ग्राम है, तो कहते हैं बताएं इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। और उसके अलावा आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ये भी बताना है कि अगर इस इतने मॉलिक्यूल्स हैं
तो उन मॉलिक्यूल के फिर अंदर एटम्स कितने होंगे, अलग अलग भी बताना है, हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, फिर टोटल एटम भी बताना है, एंड द टोटल नंबर ऑफ एटम एंड द कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सन, और ये भी बताना है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इसके निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं मैंने आपको बताया है। एक बात याद रखनी है, जब भी चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स आए ना, इससे मोल से रिलेटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, तो कोशिश करनी है सबसे पहले उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए किसी तरह। मोल्स अगर आपके पास आ जाए तो मॉलिक्यूल निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है वो। मोल्स को ज़रब दे देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो देखते हैं पहले फिर मैस ऑफ आइस कितना है, गिवन है 10 ग्राम। मोलर मैस कितना होता है वाटर का, मोलर मैस ऑफ H2। हाइड्रोजन एक का होता है 1, 2 है, 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए फिर इसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस ये होगा 10/18, ठीक है, ये मोल्स की तादाद आ जाएगी। अब आपने क्या फाइंड करना है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास 0.55 मोल्स। तो मोल्स आ गए, तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेते हैं आप। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो मेन चीज़ है हमारी वो ग्रीन में लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब जो आइस है, मोल्स 0.55 और मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर, जो कि कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर है। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं वो है 3.31 इंटू 10⁻23। ये आते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो आपका एक पार्ट हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं। अब साथ ये भी बताना है कि हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम होते हैं। देखिए गौर करें ज़रा, फिर मैं लिखता भी हूँ इसको, पहले गौर करें। अगर वाटर है ना, वाटर का एक मॉलिक्यूल हो, सिर्फ हमारे पास ये जो सामने लिखा हुआ है सिर्फ ये है, तो उसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, H2 है। एक मॉलिक्यूल हो तो 2 एटम है, तो कितने मॉलिक्यूल्स है, इतने हैं। एक में 2 होते हैं तो इतने में कितने होंगे, ज़रब 2 कर देंगे इसको। तो अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 1 molecule has number of atoms। कितने एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल है वाटर का, तो उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 2। तो 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.31 इंटू 10⁻23, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻। क्लियर है। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इतने हाइड्रोजन एटम्स है। अब हमने देखना है कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे। उसके लिए भी उसी तरह करना पड़ेगा आपको। एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का हो तो उसमें ऑक्सीजन कितने होते हैं, एक एटम। एक मॉलिक्यूल होगा तो एटम एक। इतने मॉलिक्यूल होंगे तो एटम कितने होंगे, इतने ही होंगे, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल है तो इतने ही एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। तो उसी तरह लिखना है आपने पहले 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 as number of oxygen atoms। कितने होते हैं,
एक, देखे ना H2O है ना, ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ एक है तो 1, एक मॉलिक्यूल में एक है तो 3.31 into 10 raised to power 23 has oxygen atoms. 1 multiplied by 3.31 into 10 raised to power 23, तो आंसर क्या आएगा 3.31 into 10 raised to power 23। सेपरेटली उसने कहा था अलग अलग, हाइड्रोजन अलग से फाइंड करें, ऑक्सीजन के एटम की तादाद अलग से फाइंड करें, तो हमने दोनों की अलग अलग से फाइंड कर ली, लेकिन उसने साथ ये भी कहा है एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अलग अलग फाइंड करके तो भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी बताएं। तो आपने क्या करना है, हाइड्रोजन के इतने एटम्स है, ऑक्सीजन के इतने एटम्स है, दोनों को जमा कर ले तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने हाइड्रोजन के 6.62 into 10 raised to power 23 प्लस ऑक्सीजन के 3.31 into 10 raised to power 23। अब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9.93 into 10 raised to power 23। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए, दोनों को जमा कर लिया, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। अब एक पार्ट सिर्फ रह गया, कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स बताएं कितने होते हैं 10 ग्राम में। 10 ग्राम मतलब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, तो फिर उसी तरह हमें देखना पड़ेगा, अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो वाटर है ना, अगर आप वाटर के स्ट्रक्चर देखें तो ये है वाटर का स्ट्रक्चर फार्मूला, कितने बॉन्ड्स हैं, एक ये बॉन्ड है और दूसरा ये बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, 2। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फाइंड करना है हमें। तो इसी तरह लिखते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, एज जैसे मर्जी लिख ले इसको, कंटेन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कितने होते हैं, एक मॉलिक्यूल में होते हैं 2, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास इस टाइम जो गिवन है वो है 3.31 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कितने होंगे, जस्ट 2 multiplied by 3.31 into 10 raised to power 23। तो इसका मतलब है ये आ जाएंगे 6.62 into 10 raised to power 23 बॉन्ड्स, इतने बॉन्ड्स होंगे इसमें।